आज विषय थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज श्रद्धांजलि का दिवस है। बताओ आज किसका बलिदान हुआ था देश के लिए? लो, लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, किसका बलिदान हुआ था आज? पंडित लाल बहादुर शास्त्री। पंडित तो नहीं थे वो, लाल बहादुर शास्त्री जी का मुंह से निकल जाता है पंडित जी खाना है। नहीं, ऐसा तो नहीं है खैर, लेकिन हाँ ये है कि उनके नाम के साथ स्वाभाविक रूप से पंडित शब्द लगता नहीं था, पर पंडित कह सकते हैं। काशी विद्यापीठ बनारस से उन्होंने शास्त्री की डिग्री ली थी, स्नातक किया था और संस्कृत को स्नातक स्तर तक उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। और मेरे बिल्कुल पास में, मैं मुजफ्फरनगर एक जनपद है, उसके पास में 10 किलोमीटर पे मेरे गुरुकुल से एक गांव पड़ता है बिरालसी। उस बिरालसी में गुरुकुल था, उस आर्य समाज का गुरुकुल था। उस गुरुकुल में आचार्य थे लाल बहादुर शास्त्री जी। वहां आचार्य रहे कुछ समय तक, और वहां आचार्य रहने के बाद साहित्य पढ़ा उन्होंने, और साहित्य वहां से पढ़ाने के बाद फिर तो इतिहास है सामने कि वो प्रधानमंत्री बने और लगभग 18 महीने तक देश के प्रधानमंत्री रहे वो, और दूसरे प्रधानमंत्री थे और बहुत अद्भुत प्रधानमंत्री थे। आज तक उन्हें याद किया जाता है, ऐसे प्रधानमंत्री थे। अच्छा, इतिहास जब हम देखते हैं, इतिहास की तरफ गौर करते हैं, तो इतिहास से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। इतिहास होता है इसीलिए है कि हम उससे सीख सकें, अन्यथा इतिहास का क्या लाभ है, कोई फायदा है? जो चीज क्या कहते हैं आजकल, बीत गई सो बात गई। जब बात ही बीत गई तो अब उस बात के करने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन लाभ तो है, लाभ क्यों नहीं है? पंडित लेखराम के संबंध में एक वीडियो मैंने अभी YouTube पर देखा, शायद किसी ने नहीं देखा होगा क्योंकि वो मुसलमानों के चैनलों पर चला। कादियानी एक अहमदिया और इनके फिरके होते हैं, तो उन फिरकों की अलग अलग हैं। उसमें जो भाषा है वो भी अधिकांश जो है अरबी और पश्तो भाषा है, जो कुछ कुछ समझ में आती है, कुछ कुछ समझ में नहीं आती। नीचे इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन चल रहा है, इसीलिए वो समझ में आ जाता है, अन्यथा तो कोई कारण नहीं। तो उसमें वो अपनी वीरता की डींगे मार रहे हैं कि कैसे उन्होंने पंडित लेखराम की हत्या की, कैसे कैसे योजना बनाई गई, कैसे फरिश्ते को खुदा ने भेजा। जिसने मारा वो आदमी नहीं था, आपको लगता है वो आदमी था, वो आदमी नहीं था, वो खुदा ने भेजा था, फरिश्ता। और खुदा ने उसे तैयार किया था कि कैसे पंडित लेखराम की हत्या करनी है। अब देखो पंडित लेखराम कितनी बड़ी शख्सियत है, जिसके साथ सीधी लड़ाई किसने लड़ी? खुदा ने लड़ी। उसका तो पूरा जो कमांडर था इस लड़ाई का वो खुदा था। यानी जो छोटे मोटे लड़ाके हैं इनसे कोई लेना देना नहीं था। लेखराम इतनी बड़ी ताकत था जिसके लिए खुद खुदा को लड़ाई का कमांडर बनना पड़ा था, और फरिश्ते को सिखाकर उसने भेजा। फरिश्ते ने आदम का रूप धारण किया, मनुष्य बना वो, और मनुष्य बनके उसने योजनाबद्ध तरीके से पंडित लेखराम की हत्या कर दी। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, पंडित लेखराम की हत्या हुई, ये इतिहास है। बीत गई तो क्या बात गई? बीत गई तो क्या बात गई? नहीं जाती है। बीत जाने पर बात नहीं जाती है, अपितु पंडित लेखराम की उस हत्या से, उस बलिदान से हमें सीख लेने की जरूरत है। बोलो हाँ के ना? है ना? सीख लेने की जरूरत है कि नहीं? अगर हमने नहीं सीखा तो नुकसान होगा। नुकसान होगा कि नहीं होगा? पक्का नुकसान होगा। पंडित लेखराम जैसा शास्त्रार्थ महारथी, पंडित लेखराम जैसा धर्मवीर, पंडित लेखराम जैसा, आजकल तो लोग कुछ भी कह देते हैं, कोई कुछ भी कह देता है कि श्रद्धानंद कौन था, वकालत की, यूं ही जिया यूं ही मर गया। गुरुदत्त विद्यार्थी 26 साल की उम्र में जिया, मर गया, वो क्या वेद वेदता था। ऐसे बहुत बड़े बड़े संगठन बने हुए हैं निर्माण करने वाले जो इन्हें गाली देते हैं। एक पंडित लेखराम को भी कह रहे थे कि वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन मैं ये कहता हूं पंडित लेखराम के एक जीवन, एक दिन का कार्य ना, एक दिन का कार्य इन संगठनों की सदियों पर भारी है, सदियों पर। लेखराम कोई सामान्य व्यक्ति था, लेखराम कोई छोटी चीज था। तो उसका जो पाठ है, उसके बलिदान से जो पाठ हमें मिल रहा है, वो पाठ भी बड़ा है, छोटा पाठ नहीं। सोचो पंडित लेखराम कैसे उदार व्यक्ति रहे, जीवन की परवाह नहीं की, लोगों ने हत्या कर दी। यदि इसी तरह ऐसे युग बदल देने वाले विद्वानों की हत्या होती रहे तो क्या इस समाज में रक्षक लोग बच पाएंगे? अभी अभी पंडित जी ने एक बात कही आपके बीच में कि चीजें बदल जाती हैं। कैसे बदल जाती हैं?
मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि मैं सुबह उठकर योग करता हूं। मैंने सोचा योगी व्यक्ति होगा, तो एक दिन मैं भी उनके पास चला गया। तो वो सुबह उठे, नहाए धोए, उन्होंने बहुत व्यायाम किया, घंटों कसरत की, और कसरत करने के बाद वो बोले चलिए अब भोजन करते हैं। मैंने कहा सुबह ही सुबह खाओगे? तो बोले अब योग तो कर लिया। मैंने कहा योग तो तुमने किया नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने योग कर लिया। मैंने कहा कब किया? बोले अभी योग ही तो कर रहा था। मैंने कहा कहां किया? बोले अरे घंटों तक योग किया, तुम्हें योग नहीं दिखा। मैंने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। जब परमात्मा के साथ जीवात्मा संयुक्त होता है तो उसका नाम योग है। वो तुमने कब किया? बोले नहीं वो नहीं। फिर मैंने कहा कौन सा? बोले अभी जो उल्टासन पलटासन किए। अब हो क्या गया है, वो योग शब्द जो है वो उल्टासन पलटासन के साथ संयुक्त हो गया। उल्टासन पलटासन करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, ये अच्छी बात है। लेकिन योग शब्द की संगति किसके साथ जा जुड़ी? कसरत के साथ। और योग जो वास्तव में था, योग किसका नाम है? समाधि का नाम योग है। जब आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और समाधि की सारी भूमियों को पार करके उस स्थिति में पहुंचते हो जहां निरुद्ध स्थिति में आपका जीवात्मा परमात्मा के साथ संयुक्त हो जाता है, उस अवस्था का नाम। लेकिन मैंने 2 घंटे बड़ी उछल कूद की और मैं कहता हूं मैंने योग किया, तो ये योग नहीं है। और जो आसन लोग कहते हैं कि ये आसन है, ये तो योग का एक अंग है, वो भी झूठ कहते हैं। क्योंकि असल में जिस आसन की बात की जा रही है वो ये आसन नहीं है। योग में जो आसन है वो तो इसका नाम है, जैसे मैं बैठा हूं, जिसमें स्थिरता पूर्वक लंबे समय तक बैठा जा सके, उसका नाम क्या है? आसन है। स्थिर सुखम आसनम, इसका नाम क्या है? आसन है। वो चक्रासन, वो शवासन, वो शीर्षासन, वो योग नहीं है, वो आसन नहीं है। वो योग तो कुछ अलग वस्तु है। लेकिन आज रूढ़ होकर योग क्या बन गया है? योग क्या बन गया? योग कसरत का नाम बन गया है। और 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, जिसमें पूरी दुनिया की समाधि यकायक लग जाती है। सुबह 1.5 घंटा सबकी समाधि लगी रहती है और मुझे तो लगता है आधों को मुक्ति भी मिल जाती है। और यहां घूमते हुए लोगों को मुझे देखकर लगता है जो योग वाली टी शर्ट पहन के घूमते हैं कि ये शायद मुक्त आत्मा भी चल रही है। ऐसी कई मुक्त आत्माओं के दर्शन मैंने भी किए हैं और आपने भी किए होंगे। पंडित जी जो बात कह रहे थे कि आज संध्या शब्द को अगर हम किसी और शब्द के साथ जोड़ देंगे तो ये भारी गलती होगी। इसीलिए इतिहास से प्रेरणा लेने की जरूरत है कि जो कुछ आपके इतिहास में रखा हुआ है, अगर उस इतिहास में रखी हुई चीजों को आपने अपने वर्तमान में नहीं लाया तो इसे भविष्य में ले जा नहीं सकते। और तब कब का किस चीज का क्या बन जाए इस बात का कोई भरोसा नहीं है। जैसे योग का कसरत बन गया, संध्या का भजन बन गया, गीत बन गया, हो सकता है कल डांस भी बन जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा बताओ, जब हम संध्या के स्थान पर भजन करने लगे तो क्या भजन के स्थान पर कल नृत्य शुरू नहीं हो सकता? हम कहने लगेंगे भजन नृत्य संध्या। फिर कुछ लोगों को लगेगा कि भाई भजन थोड़ा समय ज्यादा खा रहा है, नृत्य ही हो तो ज्यादा अच्छा है, तो फिर होगा नृत्य संध्या। फिर नृत्य में वो कहेंगे कि भैया नृत्य जो है थोड़ा आजकल वाला नृत्य भी आना चाहिए, तो फिर कथक और ओडिसी के साथ थोड़ा डिस्को भी आ जाएगा। तो फिर कहेंगे कि नृत्य डिस्को संध्या। फिर कहेंगे ये ओडिसी उतना रोचक नहीं है, ये खाम का समय खा रहा है, अगर ओडिसी को हटा ही दिया जाए और डिस्को संध्या कर दिया जाए तो कितना अच्छा रहे। तो फिर डिस्को संध्या शुरू हो जाएगा। फिर कहेंगे ये डिस्को में भी कपड़े वपड़े पहनकर नाचना ठीक नहीं है, अगर ये डिस्को नग्न संध्या हो जाए तो कितना अच्छा रहे। और ये कहां तक जा सकता है इसकी कल्पना करके भी डर लगता है। इसीलिए अपनी चीज पर जमे रहना चाहिए। मैंने एक अपने जो बड़े विद्वान हुए हैं, वचनोपदेशक हुए हैं, उनसे कहानी सुनी थी कि चाकी के 2 पार्ट होते हैं और उन चाकी के 2 पार्टों के बीच में
पुराने समय में हाथ की चाकी होती थी, आपने देखी है? बड़े लोगों ने सबने देखी होगी, बच्चों ने नहीं देखी। बच्चे तो खामखा झूठ मूठ गर्दन हिला, कुछ बच्चे कह रहे हैं बहुत छोटे छोटे से, बोले हाँ देखी, तो वो ऐसे ही कह रहे हैं, उन्होंने नहीं देखी है। यहाँ है अभी कमाल है, फिर तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल खत्म हो गया। छोटी वाली, अच्छा, तो उसमें क्या करते हैं, नीचे का जो पार्ट होता था, अच्छा हमारे यहाँ तो होता था की स्थिति है, घर में उसका चिन्ह भी नहीं है, खत्म हो गई। पहले कुछ दिन तक पार्ट पड़े रहे, अब तो पार्ट भी नहीं है, सब खत्म। नीचे का पार्ट जो है फिक्स होता है और उसमें एक कीला होता है और ऊपर का पार्ट उस कीले में फंसाया जाता है। बाएं हाथ से माएँ उसमें गेहूं डालती रहती और दाएं से चलाती रहती, पीस पीस कर गेहूं बराबर में आता। वहां एक झोली सी बना देते थे मिट्टी की, उसमें से निकालते गेहूं को और फिर अपना इस्तेमाल करते। अच्छा, खूब 2 घंटे आप चाकी चलाओ, चाकी चलाने के बाद आप ऊपर वाले पार्ट को उतार कर देखो तो आप पाओगे कि गेहूं के कुछ दाने सुरक्षित बच गए। कहां? कीले के पास। कहां बच गए? कीले के पास सुरक्षित बच गए। तो जो कीला था, उस कीले के पास जितने गेहूं के दाने उससे चिपके रहे वो तो बच गए अविद्या के पाटों में पिसने से, और जिन्होंने उस कीले को छोड़ दिया वो पिस गए। सिद्धांत, ऋषि मुनि, ये हमारा क्या है? कीला है। अगर तुम इन्हें पकड़ के रखोगे तो तुम बच जाओगे, और अगर तुमने इन्हें छोड़ दिया तो भैया पाठ तो चल ही रहे हैं, तुम्हारा आटा बनना तय है, कुछ का तो बन भी गया है, जो बाकी बचे हुए, जैसे पंडित जी कह रहे हैं, बोला मैं बीज के रूप में बचाओ तो ये इसीलिए बचे हुए क्योंकि कीले के पास है। ये कीले को छोड़ दे, फिर देखो क्या होता है, फिर क्या स्थिति बनती है, सबकी बनेगी। आओ आज के विषय पर चर्चा करने का प्रयास करता हूं, और आज का विषय आपको वर्तमान में समझाने का प्रयास करता हूं। पहले तो एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको लाल बहादुर शास्त्री जी की। बच्चे नए हैं, इतिहास नहीं पढ़ते, इसलिए तनिक सा इतिहास बताऊंगा। बात है सन 1965 की। सन 1965 से पहले भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, माफ कीजिए, भारत और चीन का युद्ध हुआ था, और भारत और चीन के युद्ध में नेहरू जी हार गए थे। ये बात सुनना मेरी, युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? भारत के और हारा कौन था? नेहरू जी हार गए थे। भारत और चीन का युद्ध हुआ और भारत और चीन के युद्ध में नेहरू जी पूरी तरह हार गए, पराजित हो गए, और एक बहुत बड़ा इलाका चीन ने भारत से छीन लिया। तो यूं कहो ये करारी हार थी जिसमें कई हजार किलोमीटर का इलाका चीन के हाथ में चला गया। ऊपर जो कश्मीर देखते हो ना, कश्मीर, जम्मू कश्मीर आपको दिखाया जाता है, उस जम्मू कश्मीर में 2 सींग से होते हैं, देखे हैं? 2 सींग से। तो चाइना की तरफ का जो सींग है वो आपको नकली दिखाते हैं, असल में उसे COK के नाम से जाना जाता है, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या नाम है? चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब चाइना अधिकृत कश्मीर, उस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है और चाइना वहां बैठा हुआ है, वो हमारे कब्जे में नहीं है। हाँ, हम दुनिया में पॉलिटिकल नक्शे में उसे दिखाते हैं और दावा ठोकते हैं कि वो हिस्सा हमारा है। युद्ध में आप हार गए थे। कौन हारा था युद्ध में? हाँ, भारत नहीं हारा नेहरू जी हारे थे। युद्ध हुआ था भारत और चाइना के बीच में, नेहरू जी हार गए थे। जोड़ूंगा आज के साथ, इस बात को बस समझते रहना। इसके बाद जैसे ही चाइना ने भारत को हराया तो पाकिस्तान को लगा कि शायद भारत जो है यहां इस युद्ध में एक थोड़ा सा पीछे हटा है और भारत की शक्ति क्षीण हुई है। और क्योंकि वो जम्मू कश्मीर को पहले से छीनना, हड़पना चाहता था, इसीलिए उसकी नजर उस पर लगी हुई थी। और उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे भुट्टो। पूरा नाम क्या था? बेनजीर। नहीं, बेनजीर भुट्टो का बाप जुल्फिकार अली भुट्टो जो है उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। और एक वहां का जो सेनापति था, कमांडर इन चीफ था, जनरल अयूब, वो उस समय कमांडर इन चीफ था। इन दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि कश्मीर पर हमला किया जाए। और मई 1965 में उन्होंने कश्मीर पर हमला नहीं किया, अपितु उन्होंने हमला किया कच्छ के रण में। कच्छ का रण जो है ये गुजरात के पास पड़ता है, ये एक बंजर इलाका है, रेतीला जगह है, वहां हमला किया ताकि हमारा दिमाग जम्मू कश्मीर की तरफ से
हट जाए, और उसमें उन्हें काफी हद तक सफलता मिली। हमारा दिमाग हटा, हमें लगा, क्योंकि जूनागढ़ की रियासत का मामला बहुत दिन तक चला था, ये जूनागढ़ की रियासत का इलाका पड़ता था और पाकिस्तान इसे भी हड़पना चाहता था।